हेलो बेटा, क्या हाल चाल है? हाँ, करें स्टार्ट करें आज के लेक्चर। चलो भाई देखें, सुना 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर देखा जाए तो ये है ना बेटा। 11th क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स को, है ना, तो सबसे पहला चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूँ, इवन बाकी कोचिंग्स में भी आपको यही चीज़ पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग में। सबसे पहले एक होता है मैथमेटिकल टूल्स करके और एक होता है यूनिट एंड डायमेंशंस, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ों को लेकर के रखा हुआ है। मैथमेटिकल टूल्स भी हमारा चल रहा है और यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर भी चल रहा है हमारा। अब सुनिए बेटा, इस क्लास में फर्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं तुम्हें बहुत सारा नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ऐड करके नहीं चलने वाला हूँ। मैं सिंपल सी चीज़ों को सिर्फ एक टर्म फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करते हुए मैं वहाँ पे तुम्हें वो चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ सिर्फ। लेकिन यदि तुम्हें उसका मीनिंग समझ में आता है कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, सारी चीज़ें होती क्या है ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो बेटा, एक चीज़ सीधा सा फंडा होता है हमारा लाइफ का भी, कि लाइफ में हम लोग हमेशा बोलते हैं बेटा शॉर्टकट का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, मतलब शॉर्टकट से यदि कोई जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो टेम्परेरी होती हैं। आप यदि लंबा खेलना चाहते हो ना कभी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानी चाहिए। मतलब बीच में किसी भी चीज़ को मिस करके नहीं जाना है, हमें सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलना है, क्योंकि अगली वाली चीज़ पीछे वाली चीज़ से रिलेटेड रहती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, यदि आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आता है, इसके सारे टर्म्स, सारी क्वांटिटी, सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आती है, तो बेटा यही सारी चीज़ें उठ करके सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, मतलब ये सब स्टेप बाय स्टेप लगे रहना है, ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ हम फिज़िक्स की बात करने जाते हैं तो फिज़िक्स को हम यूनिट्स और डायमेंशन से तो डील करते ही करते हैं, तो वहाँ से भी हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस समझाया कि एक अच्छा सा चैप्टर होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम चाहते हैं यार, सिंपल सा चैप्टर होता है, छोटा मोटा चैप्टर है ना, आसानी से बनता है और लंबा चलता है, ठीक है। चलो देखें, स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। सबसे फर्स्ट, जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जा रहे हैं, आपने यूनिट्स का मीनिंग भी समझ के रखा है, डायमेंशंस भी कुछ होता है, क्या होता है, मैं अब लेक्चर बाय लेक्चर में आपको एक एक करके आगे लेकर के जाऊंगा और वहीं पे समझाते चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट थिंग जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली टर्म हमें क्या देखना है बेटा, वो सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है, वो आपको समझना है, वो है हमारा बेटा फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे बोलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, नोट्स वगैरह मैं आपको लेक्चर्स में क्या कहता है, शीट्स में आपको, है ना, मॉड्यूल में दे दूंगा। उसके बाद में क्या क्या आपको डीपीपी वगैरह मिल जाएंगी सारी चीज़ें, तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा डेफिनेशंस लिखने जा रहा हूँ, तुम्हारा टाइम बर्बाद कर, एक तो वैसे ही हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखिए ध्यान से, क्या होती हैं फिज़िकल क्वान्टिटीज़। अब फिज़िकल क्वान्टिटीज़ से नाम से समझ में आता है बेटा, एक चीज़ कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जिसको आप फिजिक्स में अप्लाई करते हो, फिजिक्स में जो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, जिस चीज़ को आप कैलकुलेट करने वाले हो, वो सारी क्वांटिटी हमारे लिए यहाँ पे क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल से नाम से बता रहा हूँ, अभी आपको मीनिंग समझाता हूँ इसका। अब बात आई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्या है फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, तो वो सारी क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं, उन सबको हम बोल सकते हैं कि वो मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बट ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है बेटा इस चीज़ की। हम लोग यहाँ पे जब डिफाइन करने जाते हैं कि जब मेरे पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास बहुत सारे मैं क्वांटिटीज़ दे दूँ, क्वांटिटीज़ मतलब टर्म्स, जो टर्म्स हमें यूज़ में आएंगे दे दूँ, तो आप कैसे क्लासीफाई करोगे बेटा कि कौन सी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यार, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग समझाओ। तो देखो मैं बताता हूँ यार, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या बेटा, ऑल टाइप्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज़, मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जो हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ को शॉर्ट में भी बोलना चाहूँगा एक लाइन में, मतलब बहुत ही शॉर्ट बोल दिया मैंने तो, कि मेजरेबल क्वांटिटीज़, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ है ना बेटा, उनको ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटीज़ काउंट होती है। अब मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल लेता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं, उसके बाद में कुछ और चीज़ें समझेंगे अंदर जाके। देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल के लिए कि यार फिजिकल क्वांटिटीज़ में किसको बोल रहे हो, तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार जिसको मेज़र कर सकते हो वो सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे बेसिक चीज़ सोचो जरा, ये मार्कर के बारे में बात की जाए। यदि ये मार्कर है, आपसे बोलूँ
तो क्या हम बोल सकते हैं इसका मास भी होगा? हाँ। क्या आप उस मास को कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ। तो यदि मैं मास को कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, मार्कर का बोलता हूँ मेरा मास कैलकुलेट कर लो, या किसी का भी मास कैलकुलेट करना है, तो हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास हमारे लिए एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। तो हम लोग बोलते हैं बेटा जो मास है वो मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मास भी अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ थोड़ी देर रुको, मैं अभी और चीज़ें समझाऊंगा तो आपको बेहतर क्लियर होगा इन चीज़ों के बारे में। मास एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, क्या आप लेंथ को मेज़र कर सकते हैं? अच्छा, मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा आप ध्यान से समझना, बाद में समझ में आएंगी चीज़ें। लेंथ, क्या हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो मैं बोलता हूँ जो लेंथ है वो लेंथ भी बेटा मेरे लिए क्या बन के आता है, एक फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, क्या तुम टाइम को मेज़र कर सकते हो? बिल्कुल सही यार, टाइम तो वो फैक्टर है ना बेटा जो हर किसी के साथ चिपका हुआ है। मतलब दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे बोलते हुए, आपकी इवन आप सब में से बात करने जाओ ना, मैं तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है? मैं बोलूँगा कि यार पढ़ ले यार, आज का काम आज कर ले। अरे सर कल कर लूँगा। आप सोचो एक चीज़, कल कभी नहीं आता। समझना मेरी बात ध्यान से, कि मैं आज नहीं कल कर लेता हूँ। तो सुनना मेरी बात, आप यदि आज नहीं कल करने के लिए जा रहे हो ना किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो एक चीज़ सोचो, आपका टाइम चला गया, आपका टाइम जा चुका है। मतलब समझना मेरी बात, यदि मैंने आज एक कमिटमेंट किया था कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है आज, है ना, तो आज की डेट कौन सी है? आज की डेट है आपके पास क्या है बेटा, आज शायद 22, जो भी है ना। आप मान लीजिए जो भी डेट है, अब तो डेट ही नहीं पता चलता भाई, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे रहते हैं, है ना। ठीक है, मान लीजिए 24 है आज। यदि मैं बोलता हूँ कि आज 24 है, तो 24 के दिन यदि मैं आज मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, जो अभी मैं करता, अब यदि मान लीजिए सेम टाइम पे मैं कल करने जाऊँ, करूँगा तो सही, बट बेटा मेरा एक दिन चला गया है, मैं 25 पे चला गया हूँ, मेरी लाइफ का एक टाइम, एक दिन पूरा जा चुका है। तो टाइम जो है ना वो कभी भी रिपीट नहीं होता। ये गलत फहमी होती है हमारी कि टाइम रिपीट करता है। टाइम कभी रिपीट नहीं करता। टाइम वो चीज़ है ना जो कभी रुकती नहीं किसी के लिए। टाइम कॉन्स्टेंटली चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। आप जो भी चीज़ करने जाओगे ना, टाइम तो बढ़ता जाएगा। आप सोच के देखो ना, इस सेकंड में हमारे साथ जो चीज़ हो गया वो इस पूरी ज़िंदगी में मुझे डबल से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सेकंड कभी दोबारा आएगा नहीं। इसलिए बोलते हैं जब टाइम रहते हुए आपके पास जो भी चीज़ें मिले आप बिल्कुल करके निकलिए, है ना। बाद में रिग्रेट नहीं पालने का कि उस समय यदि पढ़ लेते तो अच्छा होता। अभी है ना, पढ़ो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सिंपल सी चीज़, टाइम कैसा है? टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम टाइम को मेज़र करते हैं। बाकायदा घड़ी देखते हो, बोलते हो ना 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, मेजरेबल क्वांटिटी है। मेजरेबल क्वांटिटी है तो मैं बोलता हूँ कि भैया टाइम जो है वो भी मेरे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई। चलो एक चीज़ बताओ, और बहुत सारे टर्म्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं ना 9th 10th में, बस मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बेटा मैं आगे ला सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं ला रहा। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। टाइम के बाद में एक चीज़ होती है बेटा, आपने यदि देखा हो तो हमने फोर्स कैलकुलेट किया है। याद कीजिए, हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, हम बोलते आए ना, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब हम इसको मेज़र कर सकते हैं ना, मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मेजरेबल क्वांटिटी है। क्या आपने वर्क डन कभी कैलकुलेट किया है? बिल्कुल किया है सर। वर्क डन कब किया था बेटा, याद करो, 9th क्लास में, 10th में भी निकाले। तो जब आप वर्क डन कैलकुलेट करने जाते हो तो 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल आप वर्क डन बोलते हो ना, तो वो भी क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी बताइए भाई, एनर्जी भी तो 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल हमने जूल में कैलकुलेट करके रखा है। तो एनर्जी भी मेरे लिए क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और समझते चलना, है ना। इसी टाइप से क्या आपने करंट मेज़र किया है कभी? किया है हमने। करंट हमने 10th क्लास में बहुत पढ़ा है। हम निकालते थे 10 एम्पियर आ रहा है इस सर्किट में, इसका सर्किट में 2 एम्पियर आ रहा है, तो हमने मेज़र किया है ना। मेज़र किया है तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या आपने पोटेंशियल मेज़र किया था? वोल्टेज किया था, बिल्कुल। तो पोटेंशियल भी इसका एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इसी टाइप से क्या आप टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो? कर सकते हैं। टेम्परेचर हम बोलते ही ना, अरे अभी तो टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है भैया कोविड में, है ना। लॉकडाउन चल रहा है ना, सबके घर में जा कर के देखो, आजकल मेरे ख्याल से हर घर में एक ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर वगैरह जो होता है ना, सारी चीज़ें आ गई हैं। थर्मामीटर तो रहना ही रहना है आज की डेट में, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। तो थर्मामीटर से क्या करते हो आप? टेम्परेचर मेज़र करते हो ना यार, कि 102 है, 103 है, 101 है, 98 है, क्या है ना। तो मेजरेबल है, तो टेम्परेचर भी मेजरेबल है। अच्छा, टेम्परेचर की बात की जाए तो उसी में हम हीट की बात करते हैं। आपने हीट भी पढ़ा हुआ है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 10th क्लास में हीटिंग एनर्जी इफेक्ट निकाला था। तो जो हीट आ रहा है बेटा, हीट भी तो मेरे लिए क्या है? एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसी टाइप से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो हमें आगे मिलने वाली हैं लाइफ में। आगे मिलने वाली है लाइफ में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हम 11th में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें चीज़ें मिलती हैं। जैसे एक होता है
पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। अब मैं इस चीज़ को नहीं समझा रहा, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है। अब इन चीज़ों को मैं बाद में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फिर होता है एक टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो मैं बोलता हूँ टेम्परेचर ग्रेडियंट को भी मेज़र कर सकता हूँ मैं, ठीक। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हमारे लिए है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। फिर हम लोग बोलते हैं मोमेंटम हमने निकाला हुआ है बेटा 9th क्लास में, पी मोमेंटम निकल सकता है, तो वो भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अभी 11th क्लास में आगे जाओगे तो आपको मिलेगा एक एंगुलर मोमेंटम, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे करके देखा जाए ना तो मैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी लिख सकता हूँ, बहुत सारी, ठीक। क्यों लिखूँ मैं इतना सारा, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। मैं आपसे पहले ही लेक्चर में बोल रहा हूँ ये चीज़ बेटा कि हम बहुत सारे टर्म्स को अभी नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, सबको हम आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ये मैंने बोला कि ये भैया ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब ज़रा एक चीज़ सोचो, क्या फीलिंग्स जो होती हैं, क्या फीलिंग्स एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या फीलिंग्स एक फिजिकल क्वांटिटी है? ठीक है। अब मैं इस फीलिंग्स को समझाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं फीलिंग्स कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। अब जरा मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा चीज़ें। देखो ध्यान से बेटा, मान लीजिए मैंने बोला A B C, आप 3 बच्चे हैं, कोई भी 3, है ना, ठीक। अब तीनों जो हैं, तीनों मेरे सामने खड़े हो, बैठे हुए, ठीक है। तीनों से पूछा मैंने, A से पूछा, भाई ये बता तेरी मम्मा तेरे को प्यार करती है नहीं करती है? मैंने उससे पूछा यार तेरी मम्मा तेरे को प्यार करती है या नहीं करती है? यदि मैं उससे पूछने जाऊँ तो मुझे क्या बोलेगा? सोचो, सोच के देखो और तुम खुद से आंसर दो। भले से तुम घर में झाड़ू से पिटते हो डेली, लेकिन यदि मैं पूछूंगा तो तुम तो यही बोलोगे ना, हाँ यार मेरी मम्मा प्यार करती है मुझे, करते हो ना। बी वाला भी मुझे ये बोलने वाला नहीं यार मेरी मम्मा भी प्यार करती है मुझे। सी वाला भी मुझे बोलने वाला मेरी मम्मा भी प्यार करती है मुझे, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए आप खुद से अपना दिमाग लगाओ और सोचो, यदि मैं तुमसे ये पूछूं इन तीनों से, यार मुझे ये बता कि किसकी मम्मा सबसे ज़्यादा प्यार करती है, किसकी मम्मा सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो मुझे बताओ क्या इस चीज़ का आंसर है तुम्हारे पास? नहीं। क्यों नहीं है मालूम? ए वाला बोलेगा कि यार मेरी सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो बी वाला बोलेगा नहीं यार तेरे से ज़्यादा मेरी करती है। सी वाला बोलेगा नहीं तेरे से ज़्यादा मेरी करती है। यार माँ का जो लव होता है ना वो तो अनकंडीशनल है ना, ठीक है, वो तो लाइफ लॉन्ग रहता है और जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोलता हूँ कि इस फीलिंग को क्या तुम कंपेयर कर सकते हो कि यदि कोई एक यूनिट होती कि ये बोलता है कि यार इसकी मम्मा जो है इसको 50 यूनिट लव करती है, इसकी 30 यूनिट लव करती है, इसकी 20 यूनिट लव करती है, तो हम ज़रूर बोल देते हैं कि यार भैया इसकी सबसे ज़्यादा कर रही है, इसकी उससे कम कर रही है, इसकी सबसे कम कर रही है। बट ऐसा नहीं होता। फीलिंग्स को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसे कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी कारण से बेटा हम लोग बोलते हैं कि जितनी भी टाइप की फीलिंग्स होती हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा इसमें जहाँ गलत होता है। आज के क्लास में मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ, मेरे लिए आज की क्लास में ये मैटर नहीं करता कि मैं कितना टॉपिक कवर कर रहा हूँ। टॉपिक मेरे लिए बहुत छोटा सा कवर करूँगा, लेकिन चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा। अब फीलिंग्स जो है ना, हर टाइप की, हर डिफरेंट टाइप्स की जो फीलिंग्स होती हैं, वो सारी फीलिंग्स मेजरेबल नहीं है। मतलब यदि सोचो यहीं पे, ये तो मैंने प्यार की बात करी, लव के बाद यदि मैं बोलूँ सैड है, कोई बहुत ज़्यादा सैडनेस है, मतलब गम होता है। अब सोचो जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तुम्हारा, मैं तुम्हारे हिसाब से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यदि एग्ज़ाम का टाइम होता है, तुमने देखा है, नोटिस किया तुम्हारे घर पे, यदि तुम एक एवरेज बच्चे हो, तो एवरेज क्या अच्छे वाले हो तो भी होता है ना, एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक बंदा आता है तुम्हारे घर, तुम्हारा फ्रेंड, आते से ही क्या बोलेगा मानो, क्या बोलता है वो? सोचो क्या बोलता है, भाई कुछ बता दे यार इंपॉर्टेंट, है ना, बड़े टेंशन में चल रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे, है ना, बोलता है ना, यार मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा वैसा जाकर के ज्ञान बांटता है वो आपको, पक्का। सुनो, अब उसने बोला क्या मैं बहुत टेंशन में हूँ, अब तुम्हारा रिप्लाई जाता है उसके पास, भाई तूने तो उतना भी पढ़ लिया, मैं तो उतना भी नहीं हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा टेंशन में हूँ, है ना। अब मुझे एक चीज़ सोच के बताओ, ज़रा सोच करके, कि क्या इस चीज़ को तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कौन ज़्यादा टेंशन में है, कौन कम टेंशन में है? नहीं बोल सकते यार। वो उसके लिए उसका टेंशन सबसे बड़ा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा टेंशन सबसे बड़ा है। उसको तुम फील कर सकते हो अपने अंदर कि मैं यार बहुत टेंस्ड हूँ, बट रियल में सामने वाला कितना टेंस्ड है मुझे क्या पता। तो ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग को भी मैं कभी मेज़र नहीं कर सकता, और यदि इस फीलिंग को मेज़र नहीं कर सकता हूँ तो बेटा जो सैडनेस है वो भी मेरे लिए क्या हो गया, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो भी
एक सिंपल टाइप का फीलिंग हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान से समझ के रखिएगा, जो फीलिंग्स होती हैं, ये जितने भी टाइप की फीलिंग्स होती हैं बेटा, वो सारी फीलिंग्स फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं होती, ठीक है। तो ये फीलिंग्स जो है बेटा वो मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट्स आता है यहाँ पे इस वाले में, कि जहाँ मैंने बोला कि आप फीलिंग्स को मेज़र नहीं कर सकते, तो अब ज़माना बहुत हाई फाई है भाई। हमारे टाइम पे हम जो कारनामे, जो काम, कांड बोल सकते हैं, या जो काम कॉलेज में जाके करते थे, आजकल के बच्चे अभी करते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं हमेशा चीज़ों को सामने रखूँगा तुम्हारे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। हम लोग के टाइम पे एक चीज़ होती थी, ठीक है, अभी भी होती है, गूगल वगैरह पे आप सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। फ़िलहाल अब मैंने सर्च नहीं किया क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक आता है, गूगल वगैरह पे रहता है, पहले कंप्यूटर वगैरह में आता था। जब हमने फर्स्ट टाइम लैपटॉप नहीं, सारा डेस्कटॉप लिया था सबसे पहले हमने हमारे कॉलेज में, तो हमारे कॉलेज में वो इनबिल्ड आया था, मतलब लैपटॉप में आया था वो चीज़। वो क्या होता था मालूम है? मैं बताता हूँ आपको। ये है, ऐसा कुछ शेप होता था, और ये होता था लव कैलकुलेटर। अब भैया लव कैलकुलेटर है ये, सोचो, मतलब लव को कैलकुलेट करता है कि यार दो लोगों के बीच में कितना लव है, वो ये कैलकुलेटर बताता है। 10%, 20%, 50% ऐसा, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर का क्या यूज़ होता है मालूम है? क्या करते थे लोग, इसमें ना बाकायदा ऑप्शंस आते थे दो, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, ठीक, सपोज। अब वहाँ पे क्या होता है मालूम, वो आपसे पूछता भाई अपना नाम डाल, ए पे मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक। बी पे कोई तो होगा जिसके ख्यालों में आप रहते हो, है ना। कॉलेज की बात करता हूँ मैं, ठीक है, अभी की बात नहीं। तो सुनिए ध्यान से, तो कोई ना कोई रहता ही है ऐसा कि आप जिसका गलत वे में मत लेके जाइए। सिंपल सा, आप किसी ना किसी का नाम डाल दोगे उसके पास, आप पता करना चाहोगे भाई बता कितने % लव है हमारे बीच में, ठीक है। तो मालूम है क्या करता है वो, एक पे आप अपना नाम डालिए, बी पे किसी और का नाम डालिए, वो आपको लव कैलकुलेट करके बता देगा। वो बोलेगा 90% लव है भैया, 80% लव है, 70% लव है, ऐसा। अब सोचो तुम एक सेकेंड, अब ये चीज़ ये जो कैलकुलेट करके बता रहा होता है ना, 80%, 90%, 70%, इसके बेसिस पे सोच, तुम तो ये बोलने वाले हो कि सर आप गलत हो, या लव कैलकुलेट हो रहा है, उसकी वैल्यू बता सकता हूँ मैं कि कितने % है। इसका मीनिंग क्या हुआ भैया? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या वाकई में फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। यदि ये फिजिकल क्वांटिटी होती ना, यदि ये फिजिकल क्वांटिटी होती तो कहाँ पे मिल रही होती मालूम है? फिजिक्स की बुक्स वगैरह में, क्वेश्चंस वगैरह में लिखा रहता है, पूरा प्रॉब्लम दिया रहता है कि एक पर्सन इधर से आ रहा है, वो दूसरा वाला इधर से जा रहा है, इतनी वेलोसिटी जा रहा है, इतनी उससे जा रहा है, ऐसा जा रहा है, वैसा जा रहा है, मिलेगा। बता भाई लास्ट में फाइंड या कैलकुलेट लव बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में कितना प्यार है, कैलकुलेट करके बताओ। कभी नहीं मिलेगा तुम्हारे पास, हम कभी नहीं कैलकुलेट करने वाले। अब समझाता हूँ क्यों। तुमने ये बोला कि ये परसेंटेज निकाल के दे रहा है, बताऊँ, वो जो गूगल वगैरह पे यार, ये डेस्कटॉप वगैरह में जो ये डला रहता है ना, ये फोकट लोगों के लिए होता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप भी फोकट हो जाते हो, ठीक है। तो ये फोकट लोगों के लिए होता है जो दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ कैलकुलेट करने जाते हैं। आपको लगता है क्या कि दो लोगों के बीच का लव एक कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देगा? आप दो लोग साथ में रहते हो बट आपको फिर भी नहीं पता रहता कि आपके बीच में कितना लव है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करवा सकते हो? और यदि करवा सकते हो, यदि ये सही है, तो मैं बताऊं तुम्हें, एक चीज़ एग्जांपल देता हूं तुम्हारा। अपना नाम डालियो, अपना नाम डालना और किसी सेलिब्रिटी का नाम डाल देना, हीरो, हीरोइन, जिसका भी डालना। अब किसी सेलिब्रिटी का नाम डाल दो अपने नाम के साथ में और बोलो भैया कैलकुलेट करके बता हमारे बीच में कितना लव है। पता है वो उसमें भी कैलकुलेट करके बताएगा 96%, 92%। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो कि 96%, 92%। अब सोचो कि आप किसी भी एक्ट्रेस के साथ अपना नाम डाल रहे हो 96%, भैया वो एक्ट्रेस तुमको जानती तक नहीं हो, कौन तुम उसके लिए? हाँ, तुम्हारे बीच में 96% का लव है, बताओ। तो सुनो मेरी बात, वो सिर्फ फोकट काम है, ठीक है। फोकट लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ करिए, थ्रो करिए, ठीक है। तो मैं पहली भी चीज़ बोलता हूँ, बिल्कुल यूज़ मत करिए, फोकट चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए, ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। और एक चीज़ बताऊँ,
जहाँ पे यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं। दूसरी चीज़ हम हमेशा ये बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं मूवीज़ वगैरह देखने जाओ, स्पेशली साउथ की मूवीज़ देखने जाओ, ठीक है। और फिलहाल अभी जो एक मूवी आई है, कौन सी आई थी, राधे, राइट, रिसेंटली। मूवी नहीं देखी भाई मैंने लेकिन थोड़ी सा ट्रेलर वगैरह देखे थे कुछ चीज़ें। तो मैं बोलता हूँ कि मूवी देखते समय में बिल्कुल भी फिजिक्स मत लगाओ। फिजिक्स लगाओगे तो रोते आओगे, समझ में आ रहा है? मतलब फिजिक्स की तो धज्जियाँ उड़ा देते हैं, मतलब ग्रेविटी वगैरह तो कुछ वैल्यू रखती ही नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात जो मैं समझाना चाहता था कि यार जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है बेटा, वो सारी क्वांटिटी मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी है, और जो मेजरेबल नहीं है वो मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, राइट, ठीक। ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो ये मेरा था कि फीलिंग्स हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो बेटा अपने पास जो टोटल आई ना, वो कौन सी आई, सिर्फ इतनी क्वांटिटीज़, और ये सारी मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। ये मैंने रखा। अब सुनिए बेटा ध्यान से, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ, है ना। बेसिक है, ध्यान से समझते चलिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा बेटा, बस ध्यान से टॉपिक करते चलिए। अब बात आता है सर फिजिकल क्वांटिटी होती कितने टाइप्स की है ना। अब देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ, जो फिज़िकल क्वांटिटी है बेटा, इस फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो टाइप होती हैं मेनली, है ना। मेनली दो टाइप्स की मैं बोल रहा हूँ, अभी जिस बेसिस पे डिफाइन कर रहा हूँ वो फिर बाद में अलग तरीके से डिफाइन करूँ। एक होती है बेटा फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक। एक है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, या फिर फंडामेंटल को कई बार बेसिक भी बोलते हैं हम लोग, है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा होता है यहाँ पे, वो होता है हमारे लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब एक है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली भैया, डिराइव्ड, एक है फंडामेंटल। अब बात आती है सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलोगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलोगे। अब इसका मीनिंग भी समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। स्टार्टिंग है इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। बाद में तो हम फ्लो में आ जाएंगे, मतलब स्पीडली करेंगे। अब सुनो, जब फंडामेंटल की बात हो रही है, डिराइव्ड की बात हो रही है, मैं कोई डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा, कोई नहीं पूछता आपसे, मत लिखो, मतलब कोई चक्कर नहीं है भी तो आपको नोट्स में डाला हुआ है, पढ़ लीजिए। आपको मीनिंग समझाता हूँ इसका कि होता क्या है। आप एक एग्जांपल लो, क्या फंडामेंटल किसको बोलोगे और डिराइव्ड किसको बोलने वाले हो। तो मैं जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, तो मुझे उस एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। हमने बोला, सपोज़ करिए हमने दो तीन चीज़ें यूज़ करें, क्या क्या सपोज़ करना मेरी बात, मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए मैंने मिल्क लिया, दूध, शक्कर ली, है ना, शुगर, और ऑयल भी ले लीजिए, है ना, ऑयल ले लीजिए, और ठीक है ना, और चाय पत्ती ले लीजिए, 4 चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें। अब सुना मेरी बात, ध्यान से समझना, मतलब समझना एक चीज़। मैंने दूध लिया, पानी लिया, ऑयल लिया, शक्कर लिया, ये सारी चीज़ें, और चाय पत्ती भी ले ली, 5 चीज़ें। अब मैं ये बोलता हूँ कि ये 5 चीज़ें हैं। अब बेटा इन 5 चीज़ों से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप यदि चाहो तो इन 5 में से किसी भी 3 का यूज़ करना, किसी भी 3 चीज़ों का। कौन सी चीज़ें, जैसे सपोज़ करिए पानी लिया, 3 से ज़्यादा भी हो जाए, पानी लिया आपने, इसमें से दूध लिया, शक्कर ली, चाय पत्ती ली, ये चारों चीज़ें। अब ये 4 चीज़ें मैंने यहाँ से सिलेक्ट करी, है ना, और इन चारों चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से मैंने मिक्स किया। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रॉपर तरीके से मैंने मिक्स किया, मतलब जैसा होता है कि पहले पानी को गैस पे रखो, उबालो, उसमें वाटर क्या कहते हैं, मिल्क डालो, और जो जो चीज़ें होती हैं मुझे नहीं आता, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ों को यदि मैंने एक प्रॉपर वे में तैयार किया, तो वो सारी चीज़ों को मिला करके मेरे पास एक रेसिपी बन के आई। वो चीज़ क्या थी, चाय। मतलब मैंने चाय बना ली। अब सोचिएगा ध्यान से बेटा, इसमें आप यदि चाय बनाने के लिए जा रहे हो तो क्या उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स, मतलब बेसिक चीज़ें कि जिसके बिना मैं उस चीज़ को नहीं बना सकता, वो क्या थी भैया, पानी चाहिए। चलो पानी के बिना तो बन सकता है, प्योर दूध का बनाओ, ठीक, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। और जब तक ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आप चाय बना नहीं सकते। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो तीनों चीज़ें मैंने बोली ना, इंडिविजुअल्स, ये क्या थी बता, ये बेसिक नीड्स थी हमारी। बेसिक नीड मतलब ये इंपॉर्टेंट था कि बताइए ये चीज़ें होंगी तभी जा करके चाय बना पाऊंगा, अदरवाइज नहीं बना पाऊंगा, समझ में। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, समझिएगा बेटा मेरी बात, कौन सी, दूध, शक्कर और चाय पत्ती। अब ये तीनों चीज़ें जो थी ना, ये तुम्हारे लिए क्या थी, बेसिक नीड्स,
तो उनको हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो मैं बोलूँगा कि भैया वो मेरे लिए फंडामेंटल और बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये, कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना उसके मैं बात कर ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, इन तीनों को प्रॉपर वे में मिलाया, समझिएगा, इन तीनों को मैंने प्रॉपर वे में मिलाया तो मुझे क्या मिला, चाय। तो जो चाय है ना, वो तुम्हारे लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड मतलब क्या, इन तीनों को मिलाने से जो बना आउटपुट, तो जो मिला ना वो इन तीनों का मिक्सचर है। तो मैं बोलता हूँ कि इन तीनों को मिला करके जो चीज़ बन के आ रही है ना बेटा, वो तुम्हारे लिए क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में है? तो उसको हमने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी बोला, किसका, जो बेसिक नीड्स है, इंग्रेडिएंट्स, और उनको मिक्स करके जो चीज़ आउटपुट में तुम्हें बन के मिल रही है वो तुम्हारे लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए और सुनो, जैसे सोचिएगा मावा है हलवाई बना दिया हूँ मैंने, हलवाई हूँ, चलो छोटा मोटा हलवाई मैं भी बन जाता हूँ, और क्या जाएगा। सोचो मावा है आपके पास, ठीक है, और क्या लगा होगा, ऑयल लगा होगा, शक्कर लगा होगा, सपोज करिए। अब ये तीन चीज़ें हैं, है ना। अब सोचो यदि ये तीन चीज़ों की, ध्यान से समझना मेरी बात, अब इंपॉर्टेंट चीज़ पे जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा धीरे से। अब ये तीनों चीज़ पे मैं गया, मावा, शक्कर और ऑयल, ठीक। अब इन घी वगैरह जो भी होता होगा, अब इन तीनों चीज़ों की बात करी मैंने, इन तीनों से मिल करके मान लीजिए आप एक गुलाब जामुन बना सकते हो सपोज़, ठीक। तो इन तीनों को प्रॉपर वे में मिक्स करोगे कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, वो सब मिला मिला के आप, हो सकता है कि आप गुलाब जामुन बना लो। भूख लग रही है, अभी बाहर से नहीं मिलेगा बेटा, घर में बनवा लो, लॉकडाउन चल रहा है। सुनो तो इन तीनों चीज़ को प्रॉपर वे में मिलाऊंगा तो वो चीज़ मेरे लिए गुलाब जामुन बन के आ जाएगी। मतलब गुलाब जामुन मेरे लिए क्या हो गया सर, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो तीनों चीज़ें थी वो मेरे लिए बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, राइट। अच्छा सुनो एक चीज़, इन्हीं तीनों चीज़ों को हो सकता है कि आप एक दूसरे तरीके से मिक्स करो, किसी चीज़ में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करो, तो हो सकता है कि उसी से, जिससे आप गुलाब जामुन बनाए थे, हो सकता है उससे आप बर्फ़ी बना दो कोई, राइट। अब यदि आपने बर्फ़ी बना दी तो वो भी तो इनसे मिलकर के ही बना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बर्फ़ी जो है ना वो भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो इनसे ही मिलकर के बना है। तो सोचिए एक चीज़ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी ना तीनों, इन तीनों से मिला करके सिर्फ एक क्वांटिटी नहीं डिराइव होती है, समझिएगा मेरी बात। इन तीनों से मिला करके सिर्फ एक रेसिपी नहीं बनेगी, मतलब आप सिर्फ गुलाब जामुन नहीं बना सकते, इन तीनों को मिला करके आप गुलाब जामुन भी बना सकते हो, बर्फ़ी भी बना सकते हो, और बहुत सारी डिशेस बना सकते हो। समझ में आया मेरी बात। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझिएगा कि जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें ही यदि मैं डिफरेंट टाइप से अरेंज करूँ, डिफरेंट टाइप से अरेंज करूँ, तो मुझे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड होकर के मिलेगी, मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी। जैसे मैंने एक प्रॉपर वे में इनको एक तरीके से अरेंज किया तो मुझे क्या मिल गया, फोर्स। दूसरे तरीके से अरेंज किया तो हो सकता है वर्क डन मिल जाए, तीसरे तरीके से अरेंज किया तो मुझे पावर मिल जाए। बट फंडामेंटल क्वांटिटी उतनी है, लेकिन डिराइव क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। समझ में आ रहा है मेरी बात, कि ऐसा नहीं होता कि जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है उससे सिर्फ एक ही टर्म डिराइव्ड हो सकता है, बहुत सारे टर्म्स वहाँ से डिराइव्ड हो सकता है, राइट। तो इनको मैं बोलता हूँ कि बेटा वो मेरे लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। वो मेरे लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था, ये मेरे लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, चलेगा। अब सुनिए अब सुन ध्यान से, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे फिजिक्स में हम किसको क्या बोलने वाले हैं, ये ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स में हमारे लिए क्या होता है बेटा, जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल हम किसे बोल रहे हैं, नाम से समझिएगा। जो भी क्वांटिटी एग्जिस्टेंस में होती है उन्हें ही हम फिजिक्स में बात करते हैं। अब जरा सोचो, यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये क्वांटिटी है, कोई भी है, होगी कोई क्वांटिटी, एक है ना, एक ऑब्जेक्ट है सोचिए यदि मैं बोलूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मास 0 है, मास 0 है, क्या पॉसिबल है बेटा, सोच के देख, इमेजिन करके देख, काटते जाए इसको यहाँ से कि भैया करते जा, मास कम होता जाएगा, और मैंने बोला मास 0 हो जाए, तो सोचो इमेजिन करके देखो, मास 0 होगा तो मतलब ये है ही नहीं ना, गया। इसका मतलब क्या है, ये यदि कोई एक डिराइव्ड, मतलब ये कभी कोई एक डिफाइंड क्वांटिटी है, मतलब जो रियल में है, तो कुछ हो ना हो उसका मास होगा ही होगा। यदि उसके पास मास नहीं है तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। समझ में? तो हर क्वांटिटी का, आप कोई भी क्वांटिटी सोच लीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में सोच लीजिए, उसमें मास तो होगा ही होगा। तो मास मेरे लिए क्या हो गया, बेसिक नीड्स, मतलब वो ज़रूरत है कि वो होना ही होना है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ कि जो मास है बेटा वो मेरे लिए एक
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में काउंट हुआ कि मास मेरे लिए एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा सुन, मास के बाद में आया मैं लेंथ पे, जैसे यही ऑब्जेक्ट है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट, इस वाले के ऑब्जेक्ट के लिए मैं तुमसे बोलूँ कि भैया मुझे बता, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ 0 है, लेंथ 0 सोच के देख, इमेजिन कर, क्या पॉसिबल है बेटा ऐसा? ना, लेंथ कम करते जाओ, लेंथ 0 हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ही गया। तो लेंथ भी ऐसी चीज़ है बेटा जो सबके साथ तो लगी ही हुई है ना। तो ये भी चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो ये भी मेरे लिए एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बन के आता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली चीज़ जो आई वो मेरे लिए क्या आई? मास। उसके बाद जो चीज़ आई वो मेरे लिए क्या आई? लेंथ। उसके बाद एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बेटा, वो हम लोग इग्नोर मारते हैं बट बहुत अच्छी, टाइम। टाइम यार, ये एक ऐसी बला है जो हर किसी के साथ चिपकी हुई है। अरे टाइम का कंस्ट्रेंट तो हर किसी के साथ है। जैसे सपोज करो तुमसे मैंने बोला कि यार सर, मैंने बोला कि तुमने मुझसे पूछा सर इसकी लेंथ बताओ, मैंने बोला 10 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर इसमें टाइम का क्या रोल? तो मैं बताऊं, मैं बोल रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर कब है? इस इंस्टेंट पे। ये जो टाइम हो रहा होगा ना, कितना हो रहा है? 8:45 हो रहा है मान लीजिए। 8:45 पर मैंने यदि तुमसे बोला है कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है कि अगले ही इंस्टेंट पे ये 9.5 सेंटीमीटर हो जाए, कम कर दिया, समझ में आ रहा है? अगले इंस्टेंट पे और खोल दूं तो 8 हो जाए, और खोल दूं तो 7 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ क्या बोल रहा हूँ, लेंथ वाइज चीज़ें जो है वो बदलती जा सकती हैं। किसके बेसिस पे? टाइम। तो हम यदि किसी चीज़ को डिफाइन करने जाते हैं ना, तो हम टाइम तो है ही है सबके साथ। मैं यदि बोलता हूँ कि मेरा मास, यदि मान लीजिए मैं बोलता हूँ 70-75 kg के आसपास है, तो वो आज है। अब इस लॉकडाउन के बाद कितना टमी बढ़ेगा पता नहीं या कितना कम होगा पता नहीं, समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है ना, हर किसी के साथ टाइम होता ही होता है। तो टाइम को भी हम लोग बेटा यहाँ पर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, राइट। ये 3 क्वांटिटी ऐसी हैं जो बेटा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वांटिटीज़ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जो सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा, क्योंकि हम अभी ज़्यादा पढ़े नहीं है। 10th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ा था, करंट, राइट। जो करंट होता है ना, करंट भी हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कौन सा वाला करंट? करंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा कि करंट को क्यों बोला, चार्ज को भी बोल सकते थे, ठीक है। तो हमने बोला कि चल करंट फिजिकल क्वांटिटी है, बट कौन सा वाला? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अगला सोच, करंट हो गया। करंट के बाद में इसी चीज़ में आगे जाऊंगा तो मुझे टेम्परेचर भी मिलने वाला है ना, हीट वगैरह में इफेक्ट में जाएंगे, तो हमने बोला यार टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, लाइट में जाएंगे तो और चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अभी ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझाना चाहता हूँ कि यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मेनली आप ये तीनों को बिल्कुल ध्यान रखिए अभी फ़िलहाल, मास, लेंथ और टाइम। काइनेमेटिक्स में हम सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करने वाले हैं, मतलब यही चीज़ें चलेंगी हमारे पास। तो मेन ये है, फिर करंट भी है, टेम्परेचर भी है, और भी चीज़ें आएंगी जिसको मैं टाइम टू टाइम आपको इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा। बस अभी अपना मीनिंग समझ के रखो, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आई, देखो अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद में बात आई मेरे पास कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड। अब डिराइव्ड में किसको बोलने जाओगे पता है? ध्यान से सुनो, अब जरा सोचो एक सेकंड के लिए। डिराइव्ड में आपने क्या बोला था अभी? सर क्या बोला था? मैंने बोला था जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो चीज़ें थी उनसी से मिला करके प्रॉपर तरीके में मिलाया तो जो चीज़ें बनती थी ना, उसको मैं बोलता था कि वो डिराइव्ड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बोला वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड, हाँ है। कैसे है? सोचो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों? जरा सोच के देखो, मैं यहाँ लिखते भी जाऊँगा। वेलोसिटी इक्वल टू, आप लिखते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिखते हो ना? अरे बचपन का फॉर्मूला है ना, पढ़ा हुआ है। अब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जरा सोचो एक चीज़, ये जो वेलोसिटी बना वो बना किससे? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हो ना हो, कुछ भी हो, है तो लेंथ ही ना, है लेंथ है, मतलब वो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम जो है वो भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और उन दोनों को प्रॉपर तरीके से मैंने अरेंज किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम किया, मतलब बस दो का यूज़ किया, मास का यूज़ भी नहीं किया। फिर भी मैंने बोला लेंथ अपॉन टाइम मिल करके क्या बना दिया? वेलोसिटी। मतलब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ये बन के आया है वेलोसिटी। तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड किसको बोलते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव बनती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के देख, वेलोसिटी के बाद में आया मैं टेम्परेचर पे, सॉरी एक्सेलरेशन पे आऊँ। अब एक्सेलरेशन आपने पढ़ के रखा है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट, है ना। अब तुम सोचोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब ये तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये तो डिराइव्ड है, ये फंडामेंटल है। तोड़ो ना उसे, और वेलोसिटी को और तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा बताइए तो मुझे?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे भी टाइम है तो टाइम का स्क्वायर। अब सोचो ध्यान से, ध्यान देना इसमें, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, वो भी लेंथ से बना, ये भी लेंथ से बना था, वो भी टाइम से था, ये भी टाइम से बना है। लेकिन देखो यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम था, यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर है, मतलब अलग तरीके से मिला दिया भैया, अलग तरीके से, तो रेसिपी भी अलग बनेगी। तो अलग रेसिपी बनी मतलब अलग फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो गई बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन। समझ में? जैसे ये बना, एक और देख, फोर्स पे आता है। ठीक, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा ना अभी, ज़्यादा नहीं। मान लो बेटा मैंने फोर्स लिखा, आप बताओ फोर्स को कैसे तोड़ें। मैं सोचता हूँ कि क्या फोर्स वाकई में कुछ है, क्या है, तो मैंने बोला फोर्स इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला याद कर यार, मास इनटू एक्सेलरेशन होता था। चलो मास इनटू एक्सेलरेशन यदि होता था तो मैं बोलता हूँ देख बेटा मास तो मेरे लिए फंडामेंटल है, और एक्सेलरेशन को मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। समझ में? समझ में? अब जरा सोचो, ये किससे मिलके बना? मास फंडामेंटल, लेंथ डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ फंडामेंटल, टाइम स्क्वायर टाइम जो है वो भी फंडामेंटल। अब ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बट इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मैंने प्रॉपर वे में अरेंज किया तो मुझे फोर्स निकल के आया। तो फोर्स मेरे लिए क्या है? क्या है भाई? फोर्स मेरे लिए एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। समझ में? क्योंकि उसी की हेल्प से निकल के आया ना ये चीज़। आया? क्लियर हुआ? ठीक, तो ये मेरा फंडा होता है। अब सोचिए यहाँ पे यदि मैं लिखने जाऊँ तो वेलोसिटी हो गया, फिर मैंने बोला यार यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया, फिर मैंने बोला फोर्स हो गया। अच्छा सोचो वर्क डन के बारे में बात किया जाए, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो खुद ही था, इन सब से मिलके आया, और इसमें इनटू डिस्प्लेसमेंट एक और कर दूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो भी तो उन सब से मिल करके ही बना है ना, और बना है तो वो भी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख दे भाई, ये फोर्स है तो मैंने बोला वर्क डन जो आया, वर्क डन भी मेरे लिए एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आया। ठीक है, याद है करंट की हेल्प से आपने पोटेंशियल पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज, याद है? तो पोटेंशियल जो है वो भी तो मेरे लिए क्या निकल के आया? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को तोड़ सकता हूँ मैं, तो वो सब चीज़ों को भी तोड़ के लाओगे तो वो भी क्या निकल के आएगा? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जाता हूँ ना, इतनी सारी चीज़ें हम लोग देखने जाते हैं, तो मैंने बोला कि ये मेरे लिए डिराइव्ड है, तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि फंडामेंटल कौन है और उसकी हेल्प से जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी डिराइव्ड है। ठीक, और देखो मैं इन चीज़ों पे भाई बहुत सारा नहीं जा रहा, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं डायमेंशनल फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, डायमेंशनल फार्मूला, और हम वहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें फिर से करके बताऊँगा, लेकिन वहाँ पे बाकायदा हम एक फॉर्मूला बनाते हुए चलेंगे, तो वो चीज़ें जो है वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे टर्म्स और ला करके दूंगा। बस अभी मैंने इतने पे ख़त्म कर दिया कि यार एक्चुअल में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। क्लियर हुआ सबको? आई थिंक सो, है ना? मेरे ख्याल से शायद समझ में आ गया होगा कि यार एक्चुअल में ये फंडे क्या चल रहे थे, है ना? चलिए एक बार आप इसे नोट करिए, मैं इसको रब करता हूँ और फिर आपको मैं फिजिकल क्वांटिटी को एक फॉर्मूला वाइज डिराइव करके देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम हमारी क्लास को रोकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा एक बार। चलिए बेटा देखिए, अब हम लोग ये आ रहे हैं यार, फिजिकल क्वांटिटी को तुम एक्सप्लेन करने जाते हो, बताने के लिए जाते हो कि फिजिकल क्वांटिटी कोई सी भी यूज़ करें तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको, उसका रिप्रेजेंटेशन भी तो कुछ होना चाहिए ना। देखें, आ जाओ, सपोज करो मुझे बताओ एक चीज़, क्या लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है? हमने पढ़ा था अभी, है ना? अब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं उस लेंथ को डिफाइन करने जा रहा हूँ। जरा देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बनाई हैं, ठीक? अब ये तीनों लेंथ है ना? हो सकता है रॉड हो या कुछ भी हो, ठीक? सपोज अब मैंने बोला, तुमसे पूछा, तुम्हारे पास स्केल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो भी लगे। मैंने पूछा यार मुझे लेंथ बताओ, इन तीनों की लेंथ कितनी आ रही है? लेंथ, क्योंकि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब किसी बच्चे ने, सामने वाले ने मुझे आंसर दिया लेंथ वाले का। क्या आंसर दिया मालूम? उसने मुझे बोला सर ये 10 है, ये 50 है और ये 5 है। अब उस बच्चे ने, नालायक बच्चे ने मुझे आंसर ये दिया कि भैया ये 10 है, ये 50 है और ये 5 है। सोचो एक सेकंड के लिए, क्या आपका आंसर परफेक्ट है? क्या आप हैप्पी हो जाओगे इस आंसर से? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगे मालूम है? यार 10 बोला तो 10 क्या हो सकता है? किलोमीटर हो सकता है मीटर हो सकता है सेंटीमीटर हो, यूनिट लगेगी, ठीक? हो सकता है मीटर हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है किलोमीटर हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप सिर्फ यदि किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जा रहे हो, तो यदि सिर्फ यदि उसका नंबर बता दो, नंबर मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, मतलब ये लेंथ। तो जो ये मैग्नीट्यूड होता है एक नंबर, तो ये मैग्नीट्यूड है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से क्या वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिराइव हो रही है? तो मैं बिल्कुल बोलूँगा ना को,
समझ आए? वो बिल्कुल डिराइव नहीं हो, मतलब डिफाइंड नहीं हो पाते। डिफाइंड कब होगी? जब आप दोनों चीज़ें बताओगे। क्या भैया? सिर्फ 10 मत बोल, 10 किलोमीटर बोल दे, इसको भी किलोमीटर बोल दे, इसको भी किलोमीटर बोल दे। यदि तीनों किलोमीटर में है तो मैं बोलूँगा हाँ भैया ये सबसे बड़ी लेंथ है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है और ये फिर ये बीच में है। लेकिन हो सकता था कि यार ये बोलता कि 10 50 है लेकिन 50 मीटर है, ये किलोमीटर है और ये है, तो उस कंडीशन में बोलूँगा ये सबसे बड़ी लेंथ है। समझ में? यदि मान ले मैंने इसको बोल दिया कि ये सेंटीमीटर में है तो मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर सबसे बड़ी लेंथ होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब यदि किसी लेंथ को डिफाइन करने के लिए जा रहे हो या किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए जा रहे हो, डिफाइन करने के लिए जा रहे हो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब नंबर बताने से काम नहीं चलता। अच्छा सेम चीज़ यदि सोचो एक सेकेंड के लिए और, यदि नंबर से काम नहीं चल रहा है तो मैं दूसरा काम कर रहा हूँ कि यदि मैं इसको बोलता कि तुम्हें कि ये सेंटीमीटर है, मैं बोलता कि ये मीटर है और मैं बोलता कि ये किलोमीटर है, मतलब मैंने बोला तीनों के लेंथ मैंने तुमसे पूछे थे, तुम बोलते कि सर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, क्या तब भी आप डिसाइड कर पाओगे? नहीं, तब आप बोलोगे नहीं यार ये तो समझ में आएगा कि कौन सेंटीमीटर कौन मीटर कौन क्या, नंबर तो बता कितना। अरे कुछ नंबर बताएगा तभी तो बता पाऊंगा कि कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना किलोमीटर। समझ में आया ना? तो मैं बोलता हूँ कि वो चीज़ भी मैं तभी बता पाऊंगा ना जब मुझे नंबर पता चलेगा। मतलब देखिए, ना तो सिर्फ नंबर से काम चलता है, मतलब मैग्नीट्यूड से काम चलता है या न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चलता है, ना ही सिर्फ यूनिट से काम चलता है, इसको यूनिट बोलता है कि किस में मेज़र कर रहा है, तो ना ही यूनिट से काम चलता है। और यदि किसी चीज़ को आप कंप्लीटली डिफाइन करने जा रहे हो तो आपको दोनों चीज़ें लगेगी। एक, यदि मैं 10 सेंटीमीटर बोल दूँ ना तो समझ में आएगा हाँ यार 10 है मैग्नीट्यूड, सेंटीमीटर यूनिट, 50 मैग्नीट्यूड, मीटर यूनिट, 5 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर यूनिट। मतलब यदि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जा रहे हो तो आपको दोनों चीज़ें लगेगी, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। ठीक है, तब जा करके कोई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती है। जैसे मान ले बेटा एक और चीज़ एग्जांपल के लिए फोर्स बोला, यदि मैंने बोला कि यार मैंने एक बच्चा है ए वाला, ठीक है, ये सामने आया मेरे पास, मैंने बोला यार इसको मैंने एक 5 का फोर्स दिया, 5 का फोर्स दिया। दूसरी बार दूसरे बंदे को बैठाया, मैंने बोला इस पर मैंने एक 10 का फोर्स दिया। सोचो एक सेकंड के लिए, क्या सफिशिएंट है इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि किसको ज़्यादा दिया किसको कम दिया? ना को, क्यों नहीं? क्यों नहीं यार? मैंने 5 न्यूटन दिया कि डायन दिया? आपको पता है एक MKS सिस्टम होता है, एक CGS सिस्टम होता है। मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ बट आपको इतना नॉलेज है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब MKS सिस्टम जो बड़ी यूनिट होती है ना, बड़ा सिस्टम होता है, उसमें हम लोग उसको न्यूटन में मेज़र करते हैं फोर्स को। लेकिन उसी फोर्स को जब CGS में मेज़र करने जाते हो तो वो डायन में मेज़र होता है। किस में होता है? डायन में। ठीक, तो डायन जो है उसका CGS यूनिट है। तो अब जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितने न्यूटन से मारा कितने डायन से मारा, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे बेटा कि एक्चुअल में फोर्स किस पे ज़्यादा लगा। मतलब फोर्स को भी डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड तो बता भैया 5 है कि 10 है, साथ में ये भी बता कि न्यूटन है कि डायन है, तब जा करके वो बाकायदा डिफाइंड होता है। क्लियर है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ें लगती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। ठीक, चल देख, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ, कुछ नहीं। फिजिकल क्वांटिटी को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू बेटा लिखा जाता है N इंटू यू। P से रिप्रेजेंट किया हमने, क्या लिखा? N इंटू यू। अब बेटा N इंटू यू क्यों? N इंटू यू नहीं है बेटा, वो N के साथ में U लिखा है हमने। अब N U जो लिखता है हमने, N U का मतलब समझते हो कैसे? जैसे ये सोचो, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U मतलब यूनिट, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी यूनिट, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी यूनिट। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि इस तरीके से लिखना है। तो N जो है वो मुझे क्या बता रहा होता है? ये बताता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक बेटा, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, और U जो है वो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा इस तरीके से जा करके आपको समझाना होता है। तो हमने बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? P इक्वल्स टू NU। बहुत काम आएगा, हम बाद में हमें यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करना जाएंगे ना, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे बहुत। तो उसका मीनिंग अभी समझ लो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो मैंने सबसे पहली चीज़ समझा दी है P इक्वल्स टू NU। अब तुम्हें एक और चीज़ समझाता हूँ, ध्यान देना। P इक्वल्स टू NU लिखा, एक और चीज़ सोचो, यहीं के यहीं लॉजिक, और आपको क्लियर हो जाना है वो चीज़ क्या हो रहा है वो देखो ध्यान से। बेटा एक काम करो, मैं थोड़ी देर के लिए एक चीज़ बोलता हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी फिक्स कर लेते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से देखना, कि हमने P को कांस्टेंट ले लिया। अब मीनिंग समझना, मैं आपको समझा देता हूँ।
P कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जानते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिसका मतलब एक ही रहना चाहिए। अब सोचो वो क्या, देखो ध्यान से, मान लीजिए मैंने कहीं पे लिखा 1 किलोमीटर। बेटा 1 किलोमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी, हाँ सर, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो उसका यूनिट है, ठीक है। मैंने बोला इसको फिक्स कर ले, मतलब 1 किलोमीटर कहीं नहीं जाना चाहिए। मतलब सपोज करो कि ये लेंथ 1 किलोमीटर है, तो इसको लेंथ को मैं चेंज नहीं करूँगा, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं नहीं बदलने वाला। हाँ, लेकिन एक चीज़ सोचो, क्या यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, यूनिट बदल सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो? कैसे? देखो, यदि मैं इसी 1 किलोमीटर को बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगा सर 1000 मीटर। क्या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है? होता है। अच्छा, यहीं पे मैं बोलने जाऊँ, मीटर को चेंज कर दूँ सेंटीमीटर में, तो मैं लिखूँगा 1000 तो है ही, साथ में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 टू द पावर 5, है ना। अब सोचिएगा एक चीज़, यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 1000 मीटर है, और ये यहाँ, या फिर 10 सामने 5 0 ही लगा लेना यार, ठीक। मतलब आप ऐसा सोचिए कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है, वही 1 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है, राइट। अब सोचो एक चीज़, तीनों का मीनिंग तो सेम ही है, लेंथ मेरा अभी भी उतना ही होगा, यही लेंथ है। इसी को मैं 1 किलोमीटर भी बोल सकता था, इसी को मैं 1000 मीटर भी बोल सकता था, और इसी को मैं 1 लाख सेंटीमीटर भी बोल सकता था। मतलब मैंने फिजिकल क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, है ना। तो यदि मैंने उसको कांस्टेंट बना के रखा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना अलग अलग सिस्टम्स में। तो ज़रा सोचो, जब मैं फर्स्ट वाले सिस्टम में लिख रहा हूँ किलोमीटर में, तो बेटा ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, तो मैंने इसको क्या बोला, N1, राइट। किलोमीटर है तो ये इसकी यूनिट है, तो U1 फर्स्ट सिस्टम में है, तो पहले की न्यूमेरिकल वैल्यू पहले की यूनिट, इक्वल टू ये दूसरे वाले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है N2, ये उसका यूनिट है U2। ये तीसरे वाले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, तो N3, ये उसका यूनिट अलग है, तो U3। तो अब ज़रा सोचो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? हाँ जी, मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कब लिख सकता हूँ, ध्यान से सोचिएगा। इस चीज़ को मैं ऐसा कब लिख सकता हूँ, जब मैं बोलूँगा कि फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा। P इक्वल टू मैंने क्या बोला, कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग भी समझाता हूँ, थोड़ा सा समझ। P कांस्टेंट है, P यदि कांस्टेंट है तो NU मतलब N और U का प्रोडक्ट भी कैसा होगा मेरे लिए, मैं बोलूँगा कांस्टेंट। अरे P कांस्टेंट मतलब NU कांस्टेंट, P की जगह पे वैल्यू पुट कर दें NU की, ठीक है। अब NU कांस्टेंट है, तो यदि कोई चीज़ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, N1U1 इक्वल टू N2U2। मान लीजिए मैं दो ही सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो N1U1 इक्वल टू N2U2, करेक्ट हुआ, चलेगा। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है। अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे अभी नहीं समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इतना बताया कि N1U1 इक्वल टू N2U2 मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ हम आगे यूज़ करेंगे जब हम कन्वर्जन पे जाएंगे ना, तो कन्वर्जन सिखाऊंगा, तो उस समय बताऊंगा तुम्हें कि एक्चुअल में इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट यदि कॉन्स्टेंट है भाई, तो एक चीज़ सोचो ना यार, यदि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको साइड में ऐसा लिखूं समझने के लिए। बेटा NU इक्वल टू मान लीजिए K है कांस्टेंट, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि N इक्वल्स टू K बाई U, इसको डिवाइड कर दिया। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आपने एक चीज़ पढ़ा था प्रोपोर्शनलिटी का, याद है, प्रोपोर्शनल होता था, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये देखो यहाँ K तो कांस्टेंट है, तो इसको हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, समझ में आए। तो देख न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, इसका मीनिंग समझा देता हूँ तुम्हें, अभी क्लियर आ जाएगा। एक्चुअल में हम यूज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं होता। अब सुनो मेरी बात, इसका मीनिंग क्या समझे कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के, मतलब यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी। इन्वर्सली का मतलब उल्टा इफेक्ट, तो यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी, यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहीं से देखो, आप जानते हो ना बेटा किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है। अब इन तीनों में, अब यदि किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है तो देखो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, वो सबसे छोटी है इन तीनों में की न्यूमेरिकल वैल्यू से। अच्छा, इससे बड़ी, इससे छोटी यूनिट कौन सी है, मीटर, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, इससे 1 से 1000 हो गई। मीटर से भी छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 से 1 लाख हो गई। मतलब जितनी बड़ी यूनिट उतना छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, जितनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना बड़ा यूनिट, समझ में। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा होता है भाई यहाँ पे,
समझ में? तो ये मेरा बेसिक फंडा था यहाँ पे किस चीज़ का, यूनिट से रिलेटेड, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो भैया आंख बंद करके बोलो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एन इंटू यू, एन यू, है ना, एन यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू यूनिट, ठीक है। अब उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यदि उसको फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दे तो एन यू भी कांस्टेंट होगा, तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब कैसे यूज़ करना है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया कि यार फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पर ही बेस्ड किया है मैंने इस लेक्चर को और सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। अब आगे जा कर के हम इसी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, उसके बारे में बता देता हूँ बस, बाकी तो पढ़ेंगे हम आगे वाले लेक्चर्स में। अब इसी में अगला टॉपिक हमारे पास आने वाला है नेक्स्ट वाले लेक्चर में जाकर के डायमेंशनल फार्मूला। यार डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, पढ़ेंगे भैया क्या होता है, समझेंगे क्या जा रहा है। तो एक डायमेंशनल फार्मूला आएगा, फिर डायमेंशनल फार्मूला आने के बाद में उसी में डायमेंशनल फार्मूले से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ को, मतलब उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, बस इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ के रखिए, सुन के रखिए। डायमेंशनल फार्मूले से ही रिलेट करते हुए हम उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम पहला एप्लीकेशन ये रहता है कि हम फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक करते हैं, मतलब वो वैलिडिटी चेक करते हैं कि कोई फॉर्मूला यदि मुझे लिख करके दिया है तो वो वैलिड है या नहीं है। अब वो डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, कैसे करेंगे समझेंगे तब। दूसरी चीज़, वो हमें कई बार है ना डिपेंडेंसी बताता है कि एक फोर्स जो है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो वो फॉर्मूला भी डिराइव करके लेकर के आएंगे, कैसे करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तीसरी चीज़, तीसरा जो है वो तुम्हारा थोड़ा बहुत समझा हुआ है, वो यूनिट कन्वर्जन होता है, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना। जैसे किलोमीटर दिया था, 1 किलोमीटर दिया, बोलेगा मीटर में बदल ये। अब तुम बोलोगे सर इतना आसान सा है अभी है, आगे हमको दूसरे तरीके से मिलेगा, जैसा मिलेगा हम समझेंगे तब। या इसको है सेंटीमीटर में बदल तो अपन 1 लाख लिखने वाले हैं। या फिर आपको पता है चीज़, जो 1 न्यूटन होता है ये MK सिस्टम है या SI सिस्टम है, तो उसमें 1 न्यूटन है और वो कितने डायन के इक्वल होता है CGS में 10⁵ डायन। तो बेटा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन के इक्वल होता है, समझ में ये, ठीक। तो ये चीज़ कैसे आती है समझेंगे। अच्छा, 1 अर्ग 1 जूल, जूल है बेटा एनर्जी की यूनिट, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होगा CGS में। अब कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम कन्वर्ट करना सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, एक बड़ा काम की चीज़ है यार, ये जो 1 न्यूटन है ना इक्वल टू 10⁵, ये साइंस फील्ड के मर्दों के लिए, जेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा हथियार है, बहुत अच्छा हथियार है। तुम बोलोगे कौन सा हथियार भाई, कैसा हथियार, समझाता हूँ सुनो। शादीशुदा लोगों की बात कर रहा हूँ मैं भी हूँ, और सबसे बड़ी रिस्क ले रहा हूँ भाई, मैंने घर पे बैठ करके मेरी बीवी बाहर है और फिर भी तुमको मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से। कई बार देखा तुमने घर में ना, कभी भी कोई भी फंक्शन होता है, शादी वगैरह या छोटा मोटा भी कुछ भी होगा, हल्का फुल्का, शादी तो बहुत बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको होता है, घर की लेडीज़ों को, है ना। घर की जो देवियाँ होती है ना, उनको सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है भैया तैयार होना है, ठीक है। अब वो तैयार होने के लिए भी पता है 1-1, 2-2 घंटे लगाती हैं। हो सकता है कि 2 घंटे तो वो सिर्फ पार्लर में बैठ करके आए, है ना। और सुनो मेरी बात, तुम सोचना तुम्हारे घर में भी हो रहा होगा ये काम। अब तैयार होती हैं, सब कुछ होती है, देख जेंट्स भी तैयार होते हैं, हम भी तैयार होते हैं, हमको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि हमें कोई पाउडर नहीं लगाना है, हमें कुछ नहीं लगाना है, हम तो इवन बाल भी नहीं कंघी करते, हम तो ऐसे हाथ से फैलाते हैं। तो सुनो, जेंट्स भी तैयार होते हैं, हो सकता है जेंट्स कभी उनसे भी अच्छे दिख रहे हो, लेकिन वो बार बार सबसे पूछते हुए नहीं दिखेंगे तुम्हें, जेंट्स कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। देखा है कभी? नहीं देखा है, बहुत कम होता है, रेयर होता है। लेडीज़ों में एक बड़ा फैक्टर होता है देवियों में, क्या 2-3 घंटे तैयार होके आएंगे और फिर वो सामने आकर के ना, आप यहाँ पे हो, बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इग्नोर करो उन्हें, ठीक है, तो वो आपके पास ही घूमती रहेंगी। कब तक घूमती रहेंगी? जब तक आप कुछ बोल ना दो। क्या बोलना? तारीफ़ नहीं कर दो भैया, है ना। और कुछ तो क्या होती हैं, घूमती रहती, आपने नहीं तारीफ़ किया तो मुंह बना करके निकल जाएंगे। बट कुछ तो ऐसी होती है ना जिनको तारीफ़ चाहिए ही चाहिए, तो क्या करती बताए, आपका सर खा जाएगी, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, है ना, ऐसा। तो मैं उनके लिए बोलता हूँ ऐसे लोगों के पास कि यदि आपकी बीवी वाइफ साइंस फील्ड की नहीं है और आप अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो कि यार इतना बोल करके परेशान कर दिया उसने, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि भैया क्या बोल दे उसको, क्या बोलेगा, यदि कोई बोले ना आकर के बार बार पूछ रहे कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, उसको बोलना यार 1 न्यूटन लग रही है,
यार 1 न्यूटन लग रही है, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। मतलब समझे, जो साइंस का होगा वो समझ सकता है। देखो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। अब ये डायन फिजिक्स का है, बट मैं वो दूसरे वाले डायन से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब 1 न्यूटन लग रही है, मतलब 10⁵, मतलब 1,00,000 डायन के बराबर लग रही है भाई तू। ठीक है। अब देख, यदि वो साइंस फील्ड की होगी तो समझ जाएगी, तो तेरे को घर से बाहर निकालेगी। और यदि साइंस की नहीं है, किसी दूसरे फील्ड की है, तो उसको लगेगा कि यार साइंटिफिक जोक मारा है मेरे ऊपर, मतलब साइंटिफिक तरीके से मेरी तारीफ़ करी है, ठीक है, तो वो खुश हो रही होगी। आपने भी अपना फ्रस्ट्रेशन दूर किया, वो भी खुश, हैप्पी एंडिंग, है ना। चल, तो हमारी क्लास की भी अपनी हैप्पी एंडिंग करते हैं, ठीक है। तो समझो चीज़ों को, है ना, इतना समझ के रखो। आगे की चीज़ें पर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो बेटा अपना चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, लाइक कर दिया करो यार, क्या जाता है तुम्हारा, बताओ, एक थंब दबाने में, ठीक है। तो लाइक वाइक करते रहो, और बेटा आपके कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करो, ग्रुप, है ना, चैनल पे बुलाओ, ठीक। चलिए मिलते हैं बेटा, बाय बाय।